गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबाएं। जैसा कि आपको याद है कि हमारे जो फंडामेंटल का पोर्शन था मौसमी बुक से वो हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके 200 क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो 200 क्वेश्चंस आपको एक जगह आपको मिल जाएंगे और आपको एक बाई एक सीक्वेंस वाइज आप देखते चलें तो आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में भी आएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ओबीजी का स्टार्ट करने वाले हैं मौसमी बुक से। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो हम स्टार्ट करेंगे ओबीजी के 1 नंबर से और हमारे लास्ट जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 325 क्वेश्चंस हैं जिनको हम निकालेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका नंबर है 9770968699। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ए वुमेन अराइव एट द प्री नेटल क्लिनिक। एक वुमेन है, एक महिला है जो कि एक प्री नेटल क्लिनिक पर आती है, स्टेटिंग दैट हर प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव, और वो बताती है कि उसका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। सी आस्क द नर्स फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एन इन्फॉर्मेशन, और वो पूछती है कि मुझे आप जो है बताइए किसके बारे में, अबॉर्शन के बारे में। आफ्टर वेरीफाइंग दैट द वुमेन इज एट 8 वीक गेस्टेशन, आफ्टर कंफर्म करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में कि वुमेन जो है 8 वीक की प्रेग्नेंट है, उसका 8 वीक का गेस्टेशन पीरियड है। द नर्स काउंसिल हर दैट हैविंग एन अबॉर्शन इज ए कंट्रोवर्शियल, जो नर्स है उसे बताती है कि जो अबॉर्शन कराना है वो एक कंट्रोवर्शियल है, गलत है। एंड दैट मैनी वुमेन हैव लॉन्ग टर्म गिल्ट फीलिंग आफ्टर एन अबॉर्शन, कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कि अबॉर्शन के बाद में लंबे समय तक जो है गिल्ट की फीलिंग जो है उनको होती है। लीगली दा, क्या उन्होंने सही बताया उसको? अगर 8 वीक की गेस्टेशन का कोई भी महिला या कोई भी पेरेंट्स जो है अगर आपके पास में आते हैं और वो अबॉर्शन के लिए बोलते हैं तो क्या आपको कंट्रोवर्शियल या इस तरीके की बातें बतानी चाहिए या उसको जो इन्फॉर्मेशन है अबॉर्शन के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? देखो, द नर्स स्टेटमेंट नीड नॉट बी बेस्ड ऑन करंट क्लिनिकल रिसर्च, कि जो क्लिनिकल रिसर्च है उस पर बेस्ड नहीं है। ठीक है ना, तो हम किसी भी तरह का, देखो उसको जो बताया गया है उसको नर्सिंग का रिजल्ट जो है उसको पता होना चाहिए, नर्सिंग का करंट क्लिनिकल रिसर्च का वो होना चाहिए। क्लाइंट हैज़ ए राइट टू रिसीव करेक्ट एंड अनवाइज्ड इन्फॉर्मेशन, कि जो पेशेंट है वो अपना अधिकार रखता है कि रिसीव करे वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को, एंड अनबाइज्ड, किसी भी तरह का उसमें भेदभाव या पक्षपात ना हो ऐसी सूचनाएं वो प्राप्त करें। नर्स हैज़ ए राइट टू स्टेट फीलिंग एज लॉन्ग एज दे आर आइडेंटिफाई एज द नर्स ओन, कि मतलब कि जो नर्स है वो इतना राइट रखती है कि उसको जो फीलिंग्स आती हैं, खुद की जो फीलिंग्स हैं उनको भी वो कंबाइन करके उसको बताए, नहीं ये बात गलत है। हमें कभी भी जो मेडिकल प्रोफेशन बंदा होता है वो कभी भी अपनी फीलिंग्स जो है वो पेशेंट के साथ में उनको कंबाइन नहीं करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम के साथ में अपनी फीलिंग्स कंबाइन नहीं करनी है। हमें पेशेंट की प्रॉब्लम सुननी है और अनबायस्ड रूप में उसका आंसर करना है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड बी नोटिफाइड बिकॉज दिस इज़ ए बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, कि ये जो है नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जो प्रैक्टिस है उसके बाहर की बातें हैं, तो इसलिए हमको इसमें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, अबॉर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, ये नॉर्मली हमारा काम होता है। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह का हेल्थ केयर प्रोवाइडर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं उसे कि, तो नॉर्मली उसको जो भी अबॉर्शन के मेथड्स होते हैं, कैसे अबॉर्शन करवा सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वो मांगना चाह रही है तो वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाहिए। तो क्लाइंट हैज़ ए राइट टू रिसीव करेक्ट एंड अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन इज़ अ बेटर आंसर, यहाँ पर बढ़िया आंसर हो सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। इसका आंसर दिया हुआ है सेकेंड, नर्स हु काउंसल क्लाइंट अबाउट अबॉर्शन शुड नाउ व्हाट सर्विस आर अवेलेबल, जो नर्स है जो काउंसिल कर रही है उस पेशेंट को, उसको अबॉर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सर्विस हैं जो कि अवेलेबल हैं, एंड द वेरियस मेथड दैट आर यूज टू इंड्यूस अबॉर्शन, और कौन कौन से मेथड है जिसके वजह से इंड्यूस किया जा सकता है अबॉर्शन को। नर्सेज हु कैन नॉट कंट्रोल देयर नेगेटिव फीलिंग, ऐसी नर्स जो कि कंट्रोल नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, नेगेटिव फीलिंग्स को टुवर्ड द अबॉर्शन, शुड नॉट काउंसिल वुमेन, उसको काउंसिल को वुमेन नहीं करना चाहिए। हु आर थिंकिंग ऑफ अंडरगोइंग द प्रोसीजर्स, ठीक है ना, जो कि ऐसे प्रोसीजर में जाने वाले की सोच रही है तो उसको ऐसे मतलब कि नेगेटिव फीलिंग आपको नहीं बतानी है, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव फीलिंग उसको जो है बताई गई है उस तरीके से नेगेटिव फीलिंग नहीं करनी चाहिए। आपको जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो उसको प्रोवाइड करानी चाहिए और अनवाइज्ड इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वन डे द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इज़ वेरी बिजी,
कि एक दिन क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग जो क्लिनिक है वो बहुत बिजी है, एंड द सुपरवाइजर आस्क ए नर्स फ्रॉम द पीडियाट्रिक क्लिनिक हु इज स्ट्रांगली अपोज टू एनी केमिकल और मैकेनिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल टू वर्क इन द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। मतलब एक दिन फैमिली क्लिनिक जो है बहुत ज़्यादा बिजी आ रही है, इस वजह से सुपरवाइजर है एक नर्स को बोलता है जो कि पीडियाट्रिक क्लिनिक में काम करती है, जो नर्स काम करती है वहाँ पर वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल खिलाफ है किसके, किसी भी तरह के केमिकल मैकेनिकल किसी भी तरह का जो बर्थ कंट्रोल का जो मेथड है उसके पूरी तरीके से खिलाफ है। ऐसी नर्स को वो बोलती है कि वहाँ जाके आपको काम करना है सुपरवाइजर। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल रेस्पॉन्स दैट दिस नर्स कुड गिव टू द सुपरवाइजर। यहाँ पर इस नर्स को किस तरीके का आंसर जो है सुपरवाइजर को देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके का है, फ्लोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंदा है जिसको मतलब कि फ्लोट किया गया है तो उसे किस तरीके का रिस्पॉन्स देना चाहिए। आई विल गो बट इट इज़ अगेंस्ट माई बिलीफ। उसे बोलना चाहिए कि ये मैं चली तो जाऊंगी बट ये मेरे बिलीफ के खिलाफ है, ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से बोलना क्या होगा, वहाँ पर किसी न किसी तरह का वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट जो है डेवलप होने लगेगा। तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना है। आई वुड नॉट डू इट बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन द बर्थ कंट्रोल, कि यह मैं नहीं करूँगी क्योंकि यह मेरे बिलीफ के खिलाफ है, मेरे विश्वास के खिलाफ है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आई वुड प्रिफर अनदर असाइनमेंट दैट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू माई बिलीफ, कि मैं ऐसा कोई भी वर्क करूँगी असाइनमेंट करूँगी जो कि कॉन्ट्ररी नहीं होगा मेरे बिलीफ के लिए। आई विल हैव टू री इन्फोर्स दैट द रिदम मेथड इज़ द मेथड ऑफ द चॉइस, कि आई विल हैव टू री इन्फोर्स, कि मैं री इन्फोर्स करूँगी उनको, ज़्यादा दबाव लगाऊंगी पेशेंट पर, ज़्यादा दबाव बनाऊंगी पेशेंट पर कि रिदम मेथड है वो यूज़ करें, वो मेथड ऑफ चॉइस होना चाहिए उनका। तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते, जो मेथड वहाँ पर वो करवाना चाह रहे हैं उसको करें, री इन्फोर्स नहीं करना है आपको। आई वुड प्रेफर अनदर अनाउंसमेंट दैट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू माई बिलीफ। तो बेटा इसमें क्या किया जाता है, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं फ्लोटिंग को। फ्लोटिंग में आपको जाना होता है, जो काम आप वहाँ पर कर सकते हैं उसे आप करें, जो काम आपसे नहीं होगा उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि सर ये मेरे से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो मना नहीं करना है, पूरी तरीके से डिनाई नहीं करना है कि हम वहाँ जाएँ नहीं और पूरी तरीके से मना करें। जो काम आप आता है आपसे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटर आंसर जो हो सकता है आंसर नंबर 3 हो सकता है। आई वुड प्रेफर अनदर असाइनमेंट, जो भी उसको कोई अतिरिक्त जो कार्य है वो दिया जाएगा उसे वो करेगी, दैट इज़ नॉट कॉन्ट्ररी टू माई बिलीफ, जो उसके किसी भी तरह के विश्वास बिलीफ के साथ में किसी भी तरह का दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं करेगा, ऐसा वो काम जाके वहाँ पर कर लेगी। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 3rd, दिस रिस्पॉन्स इज ए पॉजिटिव नेगोशिएशन टू बी रीअसाइंड टू एन एरिया वेयर द नर्स पर्सनल वैल्यूज विल नॉट पोज ए प्रॉब्लम। अगर इस तरीके का वो पॉजिटिव नेगोशिएशंस करती है पेशेंट उसके साथ में, सुपरवाइजर के साथ में, तो इससे क्या होगा, उसका जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं कि भैया किसी भी तरह का अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए या बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए, तो वो किसी भी तरह की उसको रुकावट भी नहीं डालेगा, उसके काम में किसी भी तरह की बाधा भी नहीं होगी, आपका काम भी हो जाएगा और वहाँ पर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3rd। द रिजल्ट ऑफ एन एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म एट 16 वीक गेस्टेशन। एक रिजल्ट देखा आपने एमनियोसेंटेसिस का जो कि परफॉर्म किया गया है एट 16 वीक गेस्टेशन, जो कि 16 वीक के गेस्टेशन पे जो है एमनियोसेंटेसिस कंफर्म किया। रिवेल ए फीटस विद द डाउन सिंड्रोम, और आपने क्या देखा कि उसमें क्या पता चला कि जो डाउन सिंड्रोम है उस फीटस को है। द क्लाइंट इलेक्ट टू हैव एन प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, जो पेशेंट है बोला इलेक्टेड टू प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड, उस पेशेंट को क्या करना है, सब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड अबाउट एन अबॉर्शन एट दिस स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड, क्या कंक्लूड करना चाहिए उसे अबाउट अबॉर्शन के बारे में एट दिस स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर। द क्लाइंट इज एग्जिबिटिंग इमोशनल इनस्टेबिलिटी, कि पेशेंट को जो है इमोशनल इनस्टेबिलिटी होगी। तो ये तो थोड़ा सा मतलब कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी का ज़्यादा वो इसमें यहाँ रोल नहीं रहेगा, तो ये तो गलत कंक्लूड किया उसने। देयर इज अ हाई रिस्क फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, की यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो इन्फेक्शंस हैं उसके ज़्यादा चांसेज होंगे। तो भैया अगर आप इंड्यूस प्रोसीजर कर रहे हैं, इंड्यूस अबॉर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी प्रोसीजर करोगे आप उसमें स्टेराइल टेक्निक इस्तेमाल करोगे। तो स्टेराइल अगर टेक्निक आप इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग शुड बी डेफर्ड टू ए लेटर टाइम, कि जो ये आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग है वो भी डेफर्ड कर देनी चाहिए टू ए लेटर टाइम, बाद के टाइम के लिए। या एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग अबाउट हर डिसीजन शुड बी जो है प्रोवाइडेड,
या आपको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अबाउट हर डिसीजन शुड बी प्रोवाइडेड, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया उसके रिगार्डिंग उसको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी दें पेशेंट को कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाए। तो बढ़िया कम्युनिकेशन का यहाँ हम जो मेथड हो सकता है वो आंसर नंबर 4 हो सकता है कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए, जितना हो सके उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आंसर 4 दिया हुआ है, द क्लाइंट मस्ट फील कंफर्टेबल इनफ टू वर्बलाइज हर फीलिंग। ये जो क्लाइंट है उसको मस्ट फील करना चाहिए, उसको कंफर्टेबल फील करना चाहिए, जिससे कि क्या है वो जाए इनफ टू वर्बलाइज हर फीलिंग, जो कि उसके लिए एक पूरी तरीके से वर्बलाइज करने के लिए फीलिंग्स वो इनफ होनी चाहिए। दिस हेल्प टू कंप्लीट द ग्रीविंग प्रोसेस, इसकी वजह से उसकी ग्रीविंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसे किसी भी तरह का कोई इमोशनल दिक्कत ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच रिसर्च बेस्ड नॉलेज गाइड ए नर्स रिगार्डिंग द इमोशनल फैक्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। विच रिसर्च बेस्ड नॉलेज गाइड ए नर्स रिगार्डिंग द इमोशनल फैक्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से इमोशनल फैक्टर्स हैं जो उस महिला के अंदर होने वाले हैं, तो उनकी बात करेंगे। पहला आता है रिजेक्टेड प्रेगनेंसी विल रिजल्ट इन रिजेक्टेड इन्फेंट, कि अगर आपने प्रेगनेंसी को रिजेक्ट किया है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर इन्फेंट रिजल्ट इन रिजेक्टेड इन्फेंट, कि रिजेक्टेड इन्फेंट होगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंटली मैटरनल फीलिंग्स जो हैं आर नर्चर्ड बाय द साइट ऑफ द इन्फेंट्स, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो नर्चर्ड की जाती हैं किसके द्वारा, साइट ऑफ द इन्फेंट, इन्फेंट की साइट के द्वारा। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। तो एम्बीवेलेंस एंड एंजाइटी अबाउट द मदरिंग आर कॉमन, कि एम्बीवेलेंस जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है वहाँ पर। ठीक है ना, तो नॉर्मल कॉमन है भैया ये कि उसके अंदर ऐसा होता है। ठीक है ना, एम्बीवेलेंस है, थोड़ा सा उसके बच्चे के प्रति, वो माँ बनने वाली है उसके प्रति थोड़ा सा उसको घबराहट भी रहेगी, क्या होगा कैसे होगा, बच्चे को क्या कोई दिक्कत नहीं हो, तकलीफ ना हो, तो ये चीज़ें उसके अंदर कहीं ना कहीं एम्बीवेलेंस और एंजाइटी जैसी कंडीशन उसके अंदर हो सकती हैं। ए मदर्स लव यूजली डेवलप विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ आफ्टर बर्थ, कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो बर्थ के बाद में उसका लव डेवलप होगा बच्चे के प्रति, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये सब के लिए अलग अलग हो सकती हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ इतने वीक में डेवलप होगा। एन इफेक्टिव मदर डज नॉट एक्सपीरियंस एम्बुलेंस एंड एंजाइटी अबाउट द मदरिंग, कि जो इफेक्टिव मदर होगी, अच्छी मदर होगी, वो उसके अंदर जो है एम्बीवेलेंस जैसी कंडीशन नहीं होगी। तो ये तो गलत बात है भैया, एम्बीवेलेंट तो होना है, ये नॉर्मल फीलिंग्स है। जब भी कोई लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है या लास्ट कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बाद में भी उसको एम्बीवेलेंस जैसी कंडीशन, एंजाइटी जैसी, घबराहट जैसी कंडीशन होना कॉमन बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको आंसर सेकंड करना है। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है। आपका आंसर नंबर है सेकंड, बिकॉज मदरिंग इज नॉट एन इनबोर्न इंस्टिक्ट इन द ह्यूमन्स, क्योंकि जो मदरिंग बनना, माँ बनना एक जन्मजात वो नहीं है कि जन्म से ही वो माँ है। ऑलमोस्ट ऑल मदर्स इंक्लूडिंग मल्टीपेराज रिपोर्ट सम एम्बीवेलेंस, ऐसा सभी मदर्स, चाहे वो मल्टीपेरा है, चाहे वो मल्टीपेरा है, या फिर वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ऐसी सभी वुमेन्स के अंदर एम्बीवेलेंस और एंजाइटी जो है देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, वाई is it important for nurse to support the patient decision to abort a fetus with a birth defect। क्यों ये नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है एक नर्स के लिए सपोर्ट करना पेशेंट के पेरेंट्स के डिसीजन को अबॉर्ट कराने का, जो फीटस को अबॉर्ट कराने का डिसीजन लिया गया है उसको सपोर्ट करना, जो बच्चा बर्थ डिफेक्ट के साथ में, इवन इफ द नर्स इज मॉरली अगेंस्ट द अबॉर्शन। हालांकि जो नर्स है वो एकदम पूरी तरीके से नैतिक रूप से वो पूरी तरीके से अबॉर्शन के खिलाफ है, फिर भी वो सपोर्ट करना उसका क्यों नेसेसरी हो जाता है, ऐसे बच्चे का अबॉर्शन कराना जो कि बर्थ डिफेक्ट के साथ में है। देखो, सपोर्टिंग देम विल एलिमिनेट द फीलिंग ऑफ द गिल्ट, कि उनकी जो गिल्ट की फीलिंग है वो यहाँ कहीं कहीं कम हो जाएंगे। देखो हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, पर ठीक है ना, कंप्लीटली तो कम नहीं कर सकती, बट थोड़ा बहुत कम करेगी। तो एलिमिनेट तो पूरी तरीके से नहीं कर पाएगी, बट थोड़ा बहुत वो क्या कर पाएगी, कम कर पाएगी। दूसरा है द पेरेंट्स आर लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन, कि पेरेंट्स हैं उनके अंदर पूरी तरीके से लीगली रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है ना, तो हाँ पूरी तरीके से हैं, बट उनको सपोर्ट करना किसी भी तरीके से उनको अफेक्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम, कि फैमिली के इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए ये सपोर्ट करना नेसेसरी है। हाँ बिल्कुल साहब, फैमिली के इक्विलिब्रियम को बनाना कहीं ना कहीं नेसेसरी हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा डिफेक्ट के साथ में है तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। बर्थ डिफेक्ट के साथ में वो बच्चा जीना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से बर्थ डिफेक्ट के साथ में जो बच्चा है तो उसका तो अबॉर्ट हो जाना चाहिए। द नर्स सपोर्ट विल रिलीव द प्रेशर कॉज्ड बाय दिस डिसीजन, कि इस डिसीजन की वजह से जो उसको प्रेशर है वो उसके अंदर क्या है, थोड़ा रिलीव हो जाएगा, बिल रिलीव कर देगी। तो देखो बेटा, हाँ थोड़ा हेल्प करेगा,
पर पूरे तरीके से कंप्लीटली रिलीव नहीं कर सकता प्रेशर को। तो ये क्यों नेसेसरी था, क्यों ज़रूरी था कि उस पेशेंट को सपोर्ट करना चाहिए था नर्स के द्वारा? तो ये इसलिए ज़रूरी था। सबसे बढ़िया आंसर जो है हो सकता है यहाँ पर वो ये हो सकता है कि इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली इक्विलिब्रियम, कि पेशेंट के जो फैमिली है उसका इक्विलिब्रियम बना रहे, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए बेहतर ये हो सकता है। बट क्या ये भी सही थे क्या? हाँ, कि भाई उसके अंदर थोड़ा बहुत गिल्टी को भी कम करेगा, उसके अंदर जो है उसका प्रेशर जो बना हुआ है उस पर डिसीजन लेने की वजह से उसको भी कम करेगा, बिल्कुल उसको भी कम करेगा, गिल्टी को भी कम करेगा, दोनों थिंग्स को कम करेगा। बट जो बेहतर आंसर हो सकता है वो बेहतर आंसर ये है कि उसके फैमिली इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए ये ज़्यादा नेसेसरी था कि उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो क्या करवाए, अवॉइड करवाए। अगली चीज़ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। उससे पहले हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसका आंसर। आल्दो सपोर्ट में हेल्प द मिनिमाइज द गिल्ट, इट विल नॉट एलिमिनेट इट, हाउएवर सपोर्ट विल सस्टेन फैमिली कोहेसन एंड यूनिटी। इसकी वजह से क्या होगी? सपोर्ट की वजह से जो फैमिली का जो है कोहेसन है, यूनिटी है, वो बनी रहेगी, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम पीरियड ए क्लाइंट विद हार्ट डिजीज एंड टाइप 2 डायबिटीज आस्क ए नर्स। एक पेशेंट है जो पोस्टमार्टम में है, पोस्टमार्टम पीरियड में है, ठीक है, और उसको क्या होता है कि वो उसके साथ में हार्ट डिजीज और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है। वो नर्स से पूछ रही है विच कॉन्ट्रासेप्टिव विल आई बी एबल टू यूज़ टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी इन द नियर फ्यूचर, कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को किस तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि इस्तेमाल करना चाहिए। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, उसको नर्स को क्या रेस्पॉन्स करेगी? यू may use oral contraceptive because they are almost completely effective in preventing a pregnancy, कि आपको oral contraceptive यूज़ करने चाहिए। देखो बेटा, जो अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब मेडिसिन लिया जाता है तो ये आपके ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब करेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। और यहाँ पर पहले से उस पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से नहीं ले सकते। दूसरी चीज़, you should be use foam with a condom to prevent the pregnancy because this is the safest method for women with your illness, कि आपकी इलनेस के साथ में जो है कॉन्डोम मेथड यूज़ करना या फिर जो है फॉर्म मेथड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। हाँ, ये बैरियर मेथड है और बैरियर मेथड ठीक हो सकते हैं। यू विल फाइंड दैट द इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज द बेस्ट फॉर यू बिकॉज इट प्रिवेंट द फर्टिलाइज्ड ओवम फ्रॉम इम्प्लांटिंग इन द यूट्रस, के यूट्रस में इम्प्लांट होने से ये कहीं ना कहीं रोकेगा। देखो, आईयूडी तो वैसे भी नहीं लगाई जाएंगी क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के लिए पेशेंट पहले से प्रमोट है और यहाँ पर थोड़ा बहुत उसमें कट भी लगेगा, ब्लीडिंग होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर उस पेशेंट के अंदर हार्ट डिजीज़ भी है तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगी आईयूडी की वजह से। दूसरी चीज़ जो चीज़ है यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, तो यहाँ पर इन्फेक्शन के आईयूडी से इन्फेक्शन के चांसेज हैं वो बढ़ेंगे, पीआईडी के चांसेस पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और ये और बढ़ा देगी क्योंकि यहाँ पर पहले से पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आईयूडी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगला बढ़ते हैं और अगला आता है कि यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट द बिकमिंग प्रेग्नेंट इन द नियर फ्यूचर बिकॉज वुमेन विथ यूर इलनेस यूजली बिकम इनफर्टाइल, कि उसे बताएं कि वो जो है चिंतित ना हो आने वाली प्रेगनेंसी के लिए फ्यूचर में, क्योंकि ये जो ऐसी इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी वुमन को तो वो जो है इनफर्टाइल हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं दे सकते आप, ठीक है ना। जो हार्ट डिजीज़ के साथ में होती है वो बिल्कुल आराम से फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकती है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया आंसर जो हो सकता है आंसर नंबर 2 हो सकता है कि उनको इस तरीके का मेथड यूज़ कर लेना चाहिए। देखते हैं, सम टाइप ऑफ द बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्डोम विथ फॉर्म और जेली और ए डायफ्राम इज यूजुअली रिकमेंडेड फॉर द क्लाइंट विद द डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज और अगर डायबिटीज़ के साथ में है कोई पेशेंट तो उसे हम किसी भी बैरियर मेथड का जो है सजेशन दे सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, ए नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ द वुमेन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। एक नर्स है जो टीच कर रही है, बता रही है, एक बहुत सारा ग्रुप है वुमेन्स का, उनको साइड इफेक्ट किसके? कॉन्ट्रासेप्शन के। व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आपको इंट्रायूट्राइन डिवाइस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताना है जो कि फ्रिक्वेंटली होता है। ए ट्यूबल प्रेगनेंसी, ए रप्चर ऑफ द यूट्रस, एन एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस, एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो हमें पता है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो यहाँ पर जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है ठीक है, वो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर एक्सपल्सन हो जाता है। तीसरी अगर मैं बात करके चलूँगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज टू रिमूवल ऑफ द आईयूडी, कि आईयूडी के रिमूवल करने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा अहम कारण होता है तो वो पेन होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर, बढ़िया आंसर हो सकता है आपका एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो।
तो सब्सिक्वेंट टू आईयूडी इंसर्शन देयर मे बी एन एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो फॉर सेवरल साइकिल्स, कि कई साइकिल्स तक वहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है, बिकॉज द आईयूडी इज ए फॉरेन बॉडी, क्योंकि वहाँ पर आईयूडी जो है फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगी और वो इंक्रीज कर देगी ब्लड सप्लाई को एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। क्योंकि जब आईयूडी लगाई जाती है तो आईयूडी क्या करती है, वहाँ पर एंटी इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी जो रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस होती है उसको बढ़ा देती है, और इस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के बढ़ने की वजह से ही वहाँ पर किसी भी तरह का क्या नहीं हो पाता है, इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देती है, स्पर्म को वहाँ पहुँचने से रोकती है तथा स्पर्म को किल भी कर देती हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है वो क्या हो सकता है, वहाँ पर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। A client asked a nurse about the most common problem associated with the use of intrauterine device. एक पेशेंट है जो पूछ रहा है नर्स को मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कि आईयूडी के साथ में मोस्ट कॉमन क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। व्हाट शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, परफोरेशन ऑफ यूट्रस, स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन, डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद द कोइटस, या डेवलपमेंट ऑफ द वेजाइनल इन्फेक्शन। तो देखो वेजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोइटस को डिस्कम्फर्ट इतना नहीं करती है, स्पॉन्टेनियस डिवाइस एक्सपल्सन हो जाता है, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस। तो कॉमन क्या होता है इसमें से, तो कॉमन ज़्यादा है एक्सपल्सन देखने को मिलता है हमको, ठीक है ना। और पहले वाली जो आती थी जैसे कि आपका लिपेज लूप वगैरह आते थे, वो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपल्सन ज़्यादा देखा जाता था। तो यहाँ पर जो बढ़िया आंसर हो सकता है वो आंसर नंबर 2 हो सकता है। आंसर नंबर 2 क्या दिया हुआ है, द आईयूडी में कॉज इरिटेबिलिटी ऑफ द मायोमेट्रियम, आईयूडी की वजह से वहाँ पर इरिटेशन होता है मायोमेट्रियम का, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, और एक्सपल्सन ऑफ डिवाइस, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो एक्सपल्ड आउट कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कि सेकंड लास्ट है, एक क्लाइंट सीकिंग एडवाइस अबाउट द कॉन्ट्रासेप्शन, एक पेशेंट है जो कि एडवाइस ले रहा है कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग, आस्क ए नर्स अबाउट हाउ ए इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, आप किस तरीके से उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, ये आईयूडी किस तरीके से काम करती है। तो अभी तो हमने देखा था, इट कवर द एंट्रेंस टू द सर्वाइकल ऑस की, सर्वाइकल ऑस की जो कवरिंग है उसको ये क्या कर देगी, कवर कर देगी। तो ऐसा तो नहीं होता है भाई कि सर्वाइकल की ही कवर कर दे। द ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक, की जो ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब की उनको ब्लॉक कर दे, तो ये भी नहीं करता है कि ओपनिंग को ब्लॉक कर रही हो। द स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द वेजाइना, की वेजाइना में पहुंचने से ये क्या करे और रोक दे, तो वेजाइना में पहुंचने से नहीं रोकती है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो ये अगर रोकने का काम है ये, तो आप मैं बात करूँ तो कॉन्डोम का होता है, क्योंकि कॉन्डोम वेजाइना में जाने से रोक देता, तो ये इसका काम नहीं होता है, वेजाइना में तो जाएगा साहब स्पर्म। इट प्रोड्यूस ए स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट, कि स्पर्मिसाइडल जो है इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करने का काम करेगा। बिल्कुल, अभी तो हमने बात की थी कि जो है इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्सेज वहाँ पर क्रिएट करेगा, वहाँ पर एकदम मायोमेट्रियम के अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करने वाला जैसा इन्वायरमेंट, इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाएगा और वो फर्टिलाइजेशन को रोक देगा। तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है प्रोड्यूस स्पर्मिसाइडल इंट्रायूट्राइन एनवायरनमेंट, एक कॉपर आईयूडी इन्फ्लाम द एंडोमेट्रियम, की कॉपर आईयूडीज होती हैं वो क्या कर देती हैं, इन्फ्लाम कर देती हैं आपकी एंडोमेट्रियम को, डैमेजिंग कर देती हैं, किल कर देती हैं स्पर्म को, एंड प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। ये मेराना आईयूडी जो है जिसको हम एलएनजी आईयूडीज के नाम से जान रहे हैं, रिलीज लीवन और गैस्ट्रोल। तो इसको आप याद रखें कि लीवन और गैस्ट्रोल वाली जो आईयूजी है, जिसको आईयूडी है या एलएनजी आईयूडी है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेराना आईयूडी के नाम से भी जान रहे हैं। डैमेजिंग स्पर्म एंड कॉजिंग द एंडोमेट्रियम टू एट्रोफी, थस प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये क्या करेगी, डैमेज करेगी स्पर्म को और इसकी वजह से एंडोमेट्रियम की एट्रोफी हो जाती है और ये इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। A nurse teaches women in the fertility clinic that after ovulation has occurred, ovum is thought to remain viable for। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा होगा कि एक नर्स है वो टीच कर रही है वुमेन को इन द फर्टिलिटी क्लिनिक, कि फर्टिलिटी के बारे में बता रही है और वो ओवम के बारे में बता रही है कि ओवन जो है कितनी देर के लिए वाइबल रहता है, रिमेन है, वाइबल है ओवुलेशन होने के बाद में। तो देखो अगर आप बात करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आंसर है वो कुछ अलग मिलेगा और जो आपको डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो अलग मिलेगा। तो हमें जो मानना है वो डीसी दत्ता के अकॉर्डिंग मानना है, क्योंकि हम जो इंडियन रेफरेंस में बात करते हैं उसकी बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आंसर होगा, ठीक है। तो हम जो मानते हैं कि वो वाइबल होता है 12 से 24 आवर्स के लिए,
ओवम जो होता है ओवुलेशन के बाद में जो वाइबल होता है वो कितने घंटे के लिए होता है, 12 से 24 घंटे के अंदर। जबकि अगर स्पर्म की बात करके चलूँ तो जो होता है वो कितना होता है, 48 से 72 घंटे के लिए। तो स्पर्म के लिए जो है 48 से 72 होता है और ओवम के लिए 12 से 24 घंटे होता है अपने लिए। जबकि यहाँ पर जो आंसर आपको बुक में मिलेगा आपकी हैंड क्लैक्स में वो ये मिलेगा। जबकि रियल अपने हिसाब से जो आंसर करना है, आप जो आंसर करके आएँ कहीं भी आंसर करें तो आंसर करना है 12 से 24 घंटा, तो ज़्यादा बेहतर होगा आपका 12 से 24 घंटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो आज के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।